डॉक्टर उसे उम्र के कामयाब इलाज की इत्तला दे गए थे। वो 2-3 घंटे बाद उससे मिल सकती थी। बाहर बेंच पे बैठी वो सिरे लब कोई दुआ पढ़ रही थी। उसी राहदारी में सामने से एक लड़का चला रहा था। सुरमाई सिल्क शर्ट के साथ धारीदार पेंट पहने, उसके बाल जल से जमे थे, पैरों में चमकते बूट। उसे देखकर कई लोगों ने सोचा था हुसैन वाकई उस पे तमाम हुआ। वो आगे कुछ आ रहा था, लेकिन फिर बेंच पे बैठी लड़की को देखकर थम गया। लबों को शैतानी मुस्कुराहट ने छुआ, आंखें मजीद चमक उठीं। वो उल्टे पैरों वापस आया। वो अब भी बंद आंखें किए जेरे लब कुछ बड़बड़ा रही थी। याकूत उसके करीब बेंच पे बैठा। हाली ने पट से आंखें खोली। याकूत को देख एक लम्हे के लिए उसका दिल काम गया था, लेकिन फिर वो संभल गई। वो अब तक महसूस नसों से उससे देख रहा था। हेलो प्योर ब्यूटी, वो चहक कर बोला। मुझे पहचाना? हाली का रहा सा डर भी खत्म हो गया। याकूत कहे क्या? मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की रात देखा था। तुम बेहद हसीन लग रही थी। वो मकरूर लहजे में कह रहा था। क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तो तुम पर से नजर ही नहीं हट रही थी। हाले अब भी कुछ नहीं बोली, बस ठंडी पुरसुकून नजरों से उसको देखती रही। याकूत उसे ना बोलते देख एक और तीर फेंका। मैंने सुना था दुल्हन सुर्ख जोड़े में हसीन लगती हैं, लेकिन तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम तो सफेद में भी हसीन लग रही थी। हाली मुस्कुराई थी। उसकी नम स्याह आंखें उसके साथ मुस्कुराने लगीं। मैं 12 साल की थी। क्या? वो अचानक ही बोला। मैं 12 साल की थी जब हम अमेरिका गए थे। मैं, पापा, हारून, अम्मा। मैं तुमसे तुम्हारी सेहत के किस्से नहीं पूछ रहा। शाकुन ने भरमी से उसे टोका था। हाले उससे बेनियाज कहे गई। वहां हम एक जू गए थे। जू में मैंने हंसीर देखा। सूर योनो। याकूत की आंखों में अचंभा उभरा। हाली कहती रही। मैंने जब उस हंसीर को देखा ना, तो मुझे उससे बहुत कराहत आई। अम्मा ने मेरी आंखों पे हाथ रख लिया और कहा, इसको मत देखो। लेकिन उसका वो चंद लम्हों का देखना मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी अपने आसपास से वैसी बदबू आती है जैसी उस दिन उस हंसीर से आई थी। आज भी मुझे वैसी कराहत आती है जैसी उस रोज उस हंसीर को देखकर आई थी। तुम जानते हो, ये बदबू, ये कराहत मुझे कब महसूस होती है? याकूत ने बेहतियार नफी में सर हिलाया। वो बदबू, वो घिन, कराहत मुझे तब महसूस होती है जब मैं किसी रेपिस्ट को देखती हूँ। याकूत के चेहरे पे जैसे किसी ने भिगो कर जूता मारा था। वो उठ खड़ा हुआ। हाले ने उसकी शर्ट का बाजू पकड़कर उसे वापस बिठाया। उसका रंग निचड़ रहा था। हाले कहती गई। मैं 15 साल की थी जब मेरे दादा के गांव में चीचक फैला था। यू नो व्हाट इज चीचक? है, पता ही होगा। उसे लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं अपने बाबा के साथ गाँव गई थी। मैंने वहाँ के लोगों को देखा। उनके जिस्म, उनके हाथ, उनकी आंखों में भी चीचक था। मुझे कराहत आई। मैं सोचती थी वो किस तरह इन चीचक सदा हाथों से खाते होंगे, कैसे अपने जिस्म को आईने में देखते होंगे। मुझे उनको खाना खाते देख उबकाई आई थी। तुम जानते हो मुझे वैसी कराहत दोबारा कब महसूस होती है? अब के याकूत सुन बैठा रहा। वो कुछ नहीं कह सका। हाले की गिरफ्त उसके बाजू पे सख्त नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं सका। हाले आगे को हुई। याकूत की मुर्दा होती आंखों में आंखें डाली। मुझे अब वो कराहत तब महसूस होती है जब मैं किसी रेपिस्ट को देखती हूँ। याकूत को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। उसे लगा था वो अभी मर जाएगा। तुम्हें पता है याकूत, उन लोगों का चीचक उनके बस का नहीं था, लेकिन तुम्हारा चीचक तुम्हारे बस में था। वो तुम्हारे सारे जिस्म में फैल गया है। आंखें, कान, नाक, बाजू और दिल। हाँ, तुम्हारे दिल में भी, क्योंकि तुम्हारा दिल चीचक ज़दा है। हर रेपिस्ट का दिल चीचक ज़दा है। पहले मैं सोचती थी कोई इस चीचक ज़दा हाथों से कैसे खा सकता है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कोई इन चीचक ज़दा दिलों के साथ कैसे जिंदा है। क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? तुम्हें खुद से कराहत नहीं आती? उसकी आवाज़ में तासुब था। याकूत गर्दन नहीं उठा सका और हाले उसकी मुर्दा आंखों से अपनी आंखें नहीं हटा सकी। तुम कभी घर पे बैठी अपनी बीवी से पूछना, वो तुम्हें बताएगी तुमसे कितनी बदबू आती है। वो तुम्हें बताएगी किस तरह तुम कूड़े का वो ढेर हो जिससे ताफुन उठ रहा है। वो तुम्हें बताएगी तुम किस तरह के हंसीर हो। हर रेपिस्ट तुम्हारे जैसा हंसीर है, तुम्हारे जैसा चीचक सदा दिल है उनका। और तुम लोग जितनी चाहे खुशबू लगाओ, जितने चाहे महंगे कपड़े पहनो, तुमसे उठता ताफिन खत्म नहीं होगा। तुमसे आती कराहत खब कम नहीं होगी। वो कह रही थी
और याकूत बेजान जिस्म के साथ सुन रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई मुर्दार जानवर। उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद था जैसे कब्र में लेटा मुर्दा। तुम लोग जानते हो तुम कितने जालिम हो। तुम लोग कत्ल से भी बड़ा गुनाह करते हो। कातिल मार देता है ना, तुम जिंदा छोड़ देते हो। इज्जत लूटकर बेजान कर देते हो। जिंदगी कितना बड़ा अजाब है, यह हर रेपिस्ट को उस लड़की से पूछना चाहिए जिसे वो अपने चंद मिनटों की हवस के लिए तबाह कर रहा है। तुम शैतान हो याकूत, नीरे शैतान। अब के याकूत की आंखें सुर्ख हुईं, उनमें जिंदगी की रुमक जागी। वहाँ खौफ आया, बेचैनी आई। मैं शैतान नहीं हूँ। वो कांपती आवाज में उंगली उठाकर बोला। हाले ने उसे देखते हुए आंखें बंद कर ली, नाक पर हाथ रखा। मेरी सास कहती है जब तुम्हारे सामने या आसपास शैतान हो तो ये कलमात दोहराना, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान नहीं हूँ, हाथ हटाओ, आंखों से मुझे देखो। वो बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। वो बंद आंखों से बुलंद आवाज में दोहराती रही। याकूत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ हटा रहा था, कभी उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे खामोश करवा रहा था। लेकिन हाले ने जैसे आज इन कलामात को हिफ्स कर रखा था। वो जितना ऊंचा चिल्लाता था, हाले उससे ज़्यादा ऊंचा दोहराती थी। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। लोग जमा होने लगे थे। उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था। हाले की आंखें अब खुली थीं। वो उसे इंतकामी नज़रों से चीखता चिल्लाता घसीटता हुआ चाहते देखती रही। शाम की स्याही सी फैली जब उसे उमर हयात से मिलने दिया गया। वो अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा धकेलती अंदर आई। वो सामने ही बैठा था, बेड से टेक लगाए, तकियों के सहारे। उसकी आंखें अंदर को धुसी हुई लगती थीं। उसकी गर्दन में मोटा पट्टा बांधा गया था जिससे उसकी गर्दन ऊंची लग रही थी। उसके चेहरे पे तकलीफ के वाज़ेह आसार थे, लेकिन हाले को देख के वो मुस्कुराया था। हाले मुस्कुरा भी ना सकी। वो दरवाजे पे जमी रही, अंदर की तरफ कदम बढ़ाया ही ना गया। उमर ने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। वो बोल नहीं सकता था, उससे बोलना मना था। हाले छोटे छोटे कदम लेती उससे करीब चली आई। आंखें उसे देखकर नम हो रही थीं। वो उसकी वजह से तकलीफ में था। छोटे छोटे कदम लेती वो उससे करीब बेड पे आकर बैठी। उमर अब आलती पालती मारे बैठ गया। वो तकलीफ में था, लेकिन फिर भी हाले को देखकर मुस्कुरा रहा था। हाले को रोना आने लगा। अस्पताल की शर्ट में अपने बालों को माथे पे गिराए वो बचिया लग रहा था। हाले ने उसकी आंखों को देखा। उमर भी उसे देखे गया। काफ़ी देर बाद उससे हाले को कहते सुना, मैं नहीं जानती थी तुम्हें एलर्जी है। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज़ नहीं था। उमर हयात चंद लम्हे उसको देखता रहा, फिर दाएं जानिब से नोटपैड और पेन उठाया। मैं उठा देती हूँ, हाले कहते हुए उठी। उमर ने उसको ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, ना करें मैं रोने लगूंगा। उसने नोटपैड पे चंद अल्फाज घसीटे। हाले को लगा उन अल्फाज में कोई तसल्ली होगी, कोई दिलासा। शायद वो उससे कहे कि आपको उमर हयात का कत्ल भी माफ़ है। उससे नोटपैड हाले के आगे किया। अल्फाज पे नजर पड़ी। इतने महंगे अस्पताल लाने की क्या ज़रूरत थी, बिल कौन देगा। हाले ने करा कर आंखें मींच लीं। वो क्या करे इस शख्स का और इसके पैसों के जुनून का। वो बेबसी से उसे देखने लगी। उमर की आंखों में सवाल थे। तुम फिक्र ना करो, बिल मैं दे दूंगी। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। उससे एक बार फिर नॉर्मल होने की कोशिश की। उमर ने नोटपैड वापस उठा लिया और एक बार फिर चंद अल्फाज घसीटे। हाले ने सफ़ेद पन्ने पे लिखे अल्फाज को देखा। अभी तो कोई दर्द नहीं, लेकिन अस्पताल का बिल देखकर मुझे हार्ट अटैक ज़रूर आएगा। देखो, सारी रकम 3 हिस्सों में बताना, वरना आज की आज बेवा हो जाओगी। अब के हाले ने उसे सबसे देखा, जी चाहा उसका सर फाड़ दे। आप कहो मुझे अच्छा। हाले ने तनबीह की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए दोबारा कुछ लिखा। आप कहते कहते मेरा मुंह दुखने लग गया है। अब हम बराबरी की सतह पे आएंगे। उसने नोटपैड एक बार फिर हाले के आगे किया। वो पढ़कर मुस्कुरा दी। क्या करती भला। उमर ने नोटपैड उसके हाथ से ले लिया और उस पर कुछ और लिखा। क्या तुम मेरे लिए रोती रही हो? उसने लिखा और हाले के आगे पैड लहराया। हाले ने सर अस्वात में हिलाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ उमर। तुम मेरी वजह से तकलीफ में थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके चेहरे पे नजरें जमा कर बोली। उमर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा था। कसास अदा करो। कैसा कसास। वो लिख लिख कर नोटपैड आगे करता जाता और हाले जवाब दिए जाती। मेरे साथ घर चलो। हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन जिन गलतियों के नतायज बुरे ना हों उनको माफ़ कर देना चाहिए। मैं उमर हयात तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे साथ घर चलो प्लीज़। हाले चंद लम्हा
नोटपैड पे लिखे अल्फाज लिखती रही, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कुछ वक्त दो उमर, सोचने के लिए, और प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। तुम्हें इनकार करने के मामले में मैं बेबस हूँ। उमर ने समझकर सर हिला दिया। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हाले ने इजाफा किया। उमर सर झुकाकर कुछ लिखता गया, फिर नोटपैड उसके आगे किया। बार बार सॉरी मत कहो, तुम हाले सुल्तान हो, तुम्हें उमर हयात का कत्ल भी माफ़ है। हाले पढ़कर मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई। उमर ने उसे उठते देखा तो उसकी कलाई पकड़ ली। हाले ठहर कर उसे देखने लगी। उमर ने एक हाथ से कुछ लिखा था। हाले ने झुककर नोटपैड उठाया। मैं बीमार हूँ, मुझे अपने घर ले जाओ और मेरी हिदमत करो, इतना तो हक है मेरा, है ना? हाले ने घूर कर उसको देखा था, फिर उसके साथ बैठ गई। अगले कई लम्हात तक वो यही कागजी जंग लड़ते रहे थे। अस्पताल का कमरा उनको देखकर मुस्कुराता रहा। एक हफ्ता बाद, ये एक हफ्ता बेहद सुकून से गुजरा था। उमर ज़्यादा वक्त अपने घर पे रहा था। हाले उसे वक्तन फ़वक्तन अपने घर बुला लेती और उसका परहेज़ी खाना बना देती थी। ये अलग बात थी, इस खाने को आधे से ज़्यादा उमर खुद बनाता था। शेफ़ की अना होती है, अपने आगे किसी को मिर्च मसाला डालते देख उनके अंदर आग बर्पा हो जाती है। हसन और हारून भी आते जाते रहे थे। कल से उसकी ज़ुबान भी आज़ाद हो गई थी। वो बोलने लग गया था और हाले को बेख्तियार उसके बोलने पे पछतावा हुआ था। जब तक उसकी ज़ुबान बंद थी, सब कितना सुकून में थे। शाम के वक्त वो उसके साथ सीवीओ आ गई थी। दरअसल उसे कुछ बात करनी थी, जो घर पे हारून और हसन की मौजूदगी में नामुमकिन सी थी। इस वक्त वो दोनों बड़े बड़े पत्थरों पे बैठे थे। सामने ठाटे मारता समंदर था। कराची वालों से अगर मरीख वाले आकर कह दें कि हमारे पास दूसरी दुनिया है, तब भी उनका जवाब होगा, हमारे पास सीवीयू है। मुझे तुम्हारी अम्मा के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। हाले समंदर को देखते हुए बोली। उमर के चेहरे पे साया सा लहराया, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया, बस सर को हम दिया। चंद पल एक बार फिर खामोशी रही। हाले ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। कल मेरी बात हुई आंटी से, वो ठीक नहीं है। उमर, तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। तुम दोनों के दरमियान कुछ भी हो, इसे नाराज़गी को ताल्लुक से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुझसे पहले नाराज़गियों को ख़त्म कर लेना चाहिए। उमर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बेचैन हुआ था। अपनी माँ का नीलसदा चेहरा, पट्टियों में झगड़ा वजूद एक बार फिर याद आया था। तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो उमर? आखिर इतनी ज़िद किस बात की? तुम उन आंसुओं पे भी अपना कंट्रोल चाहते हो। क्यों आखिर तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करते? किस बात का ज़ोम है तुम्हें? उमर अब भी कुछ नहीं बोला। उठने लगा जब हाले ने उसका हाथ पकड़ा। उमर की आंखों में इल्तिजा थी। वो जाना चाहता था, लेकिन जिसकी गिरफ्त में उसका हाथ था, वो उससे दूर नहीं जा सकता था। बस उस रोई से वापस बैठा। तुम रो लो उमर, हाले नरमी से बोली। तुम्हें रोने की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें लगता है वो लोग कमज़ोर होते हैं जो रोते हैं। उमर ने कुछ नहीं कहा। वो बस दांत पे दांत जमाए सब किए बैठा रहा। हाले कहती रही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं था उमर, लेकिन वो भी रोते थे। अपनी उम्मत की मोहब्बत में, अपने अल्लाह की मोहब्बत में रोते थे। उन्होंने रोकर साबित किया कि रोना कमज़ोरी नहीं है, रोना इंसान होने की निशानी है। तुम क्यों खुद को इंसानों से आला समझ रहे हो? तुम क्यों हो इतने ज़िद्दी? मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, वो बोला तो उसकी आवाज़ में लरज़िश थी। मैं कभी भी ज़िद्दी नहीं था। अब कि उसने अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। जज साहब कहते थे उमर ढीठ है, इसीलिए अपनी माँ से नहीं मिलता। अम्मा कहती हैं उमर हठ धर्म है, आप कहती हैं उमर ज़िद्दी है। उसने बेबसी से हाले को देखा। उसकी आंखें भर रही थीं। हाले को बेख्तियार उससे हमदर्दी हुई। उमर ना गुस्सा है ना ज़िद में है, कोई ये क्यों नहीं समझता उमर गैरत में है। उसने कहा तो दो आंसू टूट कर गिर पड़े। शायद आज वो उन्हें रोकना नहीं चाहता था। हाले नर्म नज़रों से उसे देखती रही। मैं गैरत में हूँ हाले, मुझे मेरी अम्मा बहुत याद आती हैं, मुझे मेरा घर, मेरा मोहल्ला सब याद आता है, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता। उस घर, उस गली में मेरी माँ को गाली दी गई थी। मैं वहाँ जाऊँगा तो वो गाली मुझे दोबारा सुनाई देगी। आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। वो चेहरा झुकाए गीली आवाज़ में कहता रहा। मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वो लोग नज़र आएंगे, जिन्होंने मेरे सामने मेरी अम्मा को गाली दी, जिन्होंने मेरे घर में घुसने की कोशिश की। मैं वहाँ चला गया तो फिर मर जाऊँगा या मार आऊँगा। मैं खुद को खोने से डरता हूँ हाले। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उन लोगों ने मुझे और मेरी माँ को गालियाँ दी थीं।
और मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। मैंने किसी पागल की तरह एक आदमी को इतना मारा कि वो 2 माह अस्पताल रहा। क्या ये मैं था या फिर मेरा जुनून? हाले ने अपने बैग से टिश्यू निकाला और नरमी से उसके गालों को साफ करने लगी। वो रोता गया, किसी बच्चे की तरह जो बातें दिल में रख रख कर थक चुका था। आपको लगता है मैं नहीं रोता क्योंकि मैं खुद को आला समझता हूँ? ऐसा नहीं है। उससे रोते रोते नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं रोता क्योंकि मैं जानता हूँ रोना दिल को मोम करता है। रो लो तो गम हल्का हो जाता है। मैं उस दिन के वाक़ये पे नहीं रोया क्योंकि अगर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं नरम पड़ जाऊँगा। मैं नरम पड़ा तो मेरी माँ को मेरी वजह से एक बार फिर बहुत कुछ सहना होगा। लेकिन मैं थक गया हूँ हाले, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं लोगों से, उनकी साजिशों से थक गया हूँ। मुझे मेरी अम्मा चाहिए, मुझे बस वही चाहिए हैं। वो आंसू बहाकर तकलीफ से कह रहा था। शायद वो वाकई थक चुका था। लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता। अम्मा को समझना चाहिए, वो माँ हैं, उनको कुर्बानी देनी चाहिए। उनके लिए उनकी अना बेटे से ज़्यादा अहम क्यों है? क्या मैं उनके लिए इतना नाकाबिले इत्बार था जो उन्होंने हारून के साथ मिलकर अस्पताल छोड़ दिया? उनको मेरे पास आ जाना चाहिए। वो माँ हैं, माँओं को कुर्बानी की आदत होती है। उसने अब अपनी आंखें रगड़कर साफ की थीं। उसकी आंखें आज हाले को पहली बार अच्छी लगी थीं, बेहद अच्छी। वो ज़िद कर रही हैं क्योंकि उनकी ज़िद बनती है। उमर ज़रा-सा मुतअज्जिब हुआ था। वो बूढ़ी हो रही हैं। उमर, बूढ़े लोग बच्चों से ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं। उन्होंने एक अरसा तुम्हारी बेजा ज़िद, बेजा गुस्सा सहा है। उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस बार अगर वो नहीं देना चाहती, तो तुम दे दो। हमेशा माएँ क्यों कुर्बानी दें? ये वो वक़्त नहीं है, जब वो तुम्हें अपने पास बुला लेंगी। माँ-बाप बूढ़े होकर ज़िद्दी और हसास हो जाते हैं। वो चाहते हैं बच्चे उनको समझें, जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हें समझा। हम भी उनका ख़्याल रखें, बगैर कहे, जिस तरह उन्होंने तुम्हारा रखा था। वो बच्ची बन रही हैं, तो तुम बड़े बनो। वो माँ नहीं बन रही, तो तुम बेटे बनो। वो ज़िद नहीं छोड़ रही, तो तुम झुक जाओ। तुम बेटे हो उमर, बेटे बाजू होते हैं। तुम उन्हें मासूर कराए हो। खुदा को क्या जवाब दोगे तुम? उमर सुन था। हाले के अल्फाज उसे चाबक लग रहे थे। मैंने अपना बाप इस तरह खोया कि उनकी कोई खिदमत नहीं कर सकी। मेरा बस चले तो सड़क पे गुजरते लोगों को रोक कर कहूँ, अपने बाप अपनी माँओं के पास बैठो, उनके काम करो, उनको सुनो, उन्हें सुनाओ। वो है तो साया है, चले जाएंगे तो तपती धूप में आकर खड़े हो जाओगे। मेरे बख्त में तो ये धूप लिखी थी, तुम क्यों इसे अपना बख्त बना लेने पर तुले हो? उमर हयात टुकर टुकर उसको देखे क्या, कहने को कोई लफ्ज़ ही नहीं बचा था। आज तुम्हारे पास मौका है उमर, जाओ अपनी अम्मा को अपने साथ लाओ। लोगों को मौका मत दो कि वो तुम्हारी माँ को तुम्हारे होने के बावजूद ना होने के ताने दे। तुम्हारी गाड़ी में आज पेट्रोल फुल करवाया है, हैदराबाद जाओ और अम्मा को ले आओ। हाले उसको देखते हुए कह रही थी, जिंदगी पे तुम्हारा हक है। उमर, वो बुरा वक्त था, गुजर गया। अच्छे वक्त को खुद पे हराम कर लेना खुद पे जुल्म है। अल्लाह उन लोगों को माफ़ नहीं करता जो अपनी जानों पे जुल्म करें। उमर ने आसमान को देखा, समंदर को देखा और फिर हाले को देखा। वो तशक्कुर से मुस्कुराया। जिंदगी पे वाकई उसका हक था। ठाटे मारता समंदर, बहती हवा और स्याही में ढलता आसमान, आज सब के सब खुश हुए थे। छोटे मोहल्ले में इस वक्त सारे घरों की बत्तियां गुल थीं। दिन में जितना शोर यहाँ सुनाई देता था, इस पैर उतनी ही खामोशी थी। उसी मोहल्ले के एक पक्के घर में आओ तो खाने की छोटी मेज़ के आगे नफीसा हयात बैठी थी। उनके सर पे पट्टी बंधी थी, चेहरे पे अब भी जख्म के निशान थे। ईशा की नमाज उन्होंने पढ़ ली थी, खाना वो अब खाने बैठी थी। मुलाजमा बर्तन धो रही थी। नफीसा ने चावलों का चम्मच मुंह में रखा और अगले ही लम्हे वो टटकी थी। उनके चेहरे पे साया सा लहराया था, हाथ लरसे थे। खाना? ये खाना किससे बनाया है? उन्होंने अपने हक में खड़ी मुलाजमा से पूछा था। मुलाजमा कतई ताज्जुब से मुड़ी थी। आपने बनाया होगा बीबी, मैंने तो नहीं बनाया। नफीसा उठी थी। उनका चेहरा वो नहीं था जिसके साथ वो खाना खाने बैठी थी। अब के उनकी नज़रें बेकरार थीं। वो बेचैनी से ज़हन में तेज़-तेज़ चल रही थीं। छोटे से टीवी लॉन्च में आकर वो रुक गई थीं। उनकी आंखें जैसे पत्थर हुई हों। तनफ़ुस तेज़ हो गया था। आंखें भर रही थीं। उनकी आंखें बस एक ही शख्स के लिए भरा करती थीं। वो उन्हें रुलाता था, वो बेहद रुलाता था। लॉन्च में लगे पर्दों के पीछे ससराहट हुई थी। नफीसा
का हाथ उनके दिल के मुकाम पे क्या था। सांस जैसे रुक रुक कर चल रहा था। कौन है?" उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। आंसू तेजी से गिर रहे थे। पर्दों के पीछे चंद पल खामोशी रही। फिर एक हल्की सी आवाज आई। मैं, उमर। नफीसा के दिल पे जैसे ठंडी फवार पड़ी हो। आंखें मजीद तेजी से बहने लगी। जान हवा होने लगी थी। उमर कौन? अब के उन्होंने बुलंद कांपती आवाज में पूछा था। उमर, आपका बेटा। जवाब आया था। मुकाबिल की आवाज़ भी गीली थी, रंजीदा थी। लॉन्च में अब कोई आवाज़ नहीं आती थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, रोते हुए आसूरता। मेरा कोई बेटा नहीं है। जो था वो मुझे ज़िद्दी कहकर चला गया था। नफीसा एकदम सख्त आवाज़ में कहते हुए फट पड़ी थी। अब के वो पर्दा हटाता बाहर आ गया था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, गीली थीं। मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी उमर। वो अपनी जगह खड़े होकर चीखी थी। आंसुओं ने उनके चेहरे को गीला कर दिया था। तुम मुझे छोड़कर चले गए उमर, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी माँ थी, मैंने तुम्हें पाला, तुमसे मोहब्बत की, और तुम कहते हो मैं जिद्दी औरत हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत जिद लगी थी। उमर आगे बढ़ता गया। 11 सालों का फासला था। किसी न किसी ने तो तय करना ही था। 11 साल तुम मेरे पास नहीं थे उमर। वो दर्द से फटी हुई आवाज से बोली। उमर के दिल को कुछ हुआ था। मैंने 11 साल तुम्हारा इंतजार किया और तुम नहीं आए। तुम अब भी मत आओ, तुम जाओ यहाँ से उमर, तुम जाओ। वो अब उनके रूबरू था। दोनों की आंखें नम थीं, चेहरे गमज़दा थे। 11 सालों के हिजर ने उन दोनों को खाया था, किसी का ज़ाहिर तो किसी का अंदर। उमर ने आहिस्तगी से उनके दोनों हाथ थाम कर ऊपर किए। नफीसा ने अपने हाथ छुड़ाने चाहे थे, लेकिन गिरफ्त हल्की नहीं थी। वो अब उन हाथों को चूम रहा था, नरमी से, बेकरारी से। ये हाथ किसी वक्त नर्म होते थे, आज ये सख्त थे। उमर के लिए ये हाथ हमेशा नर्म, खूबसूरत, तहफ़्फ़ुज़ रखने वाले थे। दोनों के आंसू अब शिद्दत से बहने लगे थे। अब उमर ने अपने दोनों बाजुओं में उनका वजूद लेता वजूद भर लिया। जवान बेटों के सीने माओं के दिलों की ठंडक होते हैं, सहारा होते हैं, मजबूत सहारा। उमर ने उनके बालों को लबों से छुआ। आई एम सॉरी अम्मा, आई एम सॉरी। मैं आपके साथ नहीं था, मैं चला गया था। आई एम सॉरी। वो बुलंद आवाज़ में उनको अपने साथ लगाए कह रहा था। नफीसा बस रोए गई, बेतहाशा रोए गई। अल्फाज अपनी कदरों कीमत खो चुके थे। अब आंसू थे जो हिजर की दास्तान कहते थे, जो तशक्कुर थे। मैं आपको लेने आया हूँ अम्मा, मेरे साथ चलें। मैं आपका बेटा हूँ, आपका उमर। मैं आपका उमर हयात हूँ, मेरे साथ चलें। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको लोगों के खौफ से छोड़ा। उसके आंसू नफीसा हयात के बालों में गिरते जा रहे थे। वो उसके सीने से सर लगाए खड़ी थीं, न शिकवा कर रही थीं, न कोस रही थीं। वो माँ थी, माएँ मान जाया करती हैं। थोड़ी देर बाद वो उमर से अलग हुई। वो वाहिद इंसान था जिसके सामने नफीसा हयात रोती थी। उमर उनके गीले चेहरे को देखता रहा। आपको मेरे आने का कैसे पता चला अम्मा? नफीसा नम आंखों से मुस्कुराई। इतना बदमज़ा खाना तुम्हारे अलावा कौन बना सकता है? उमर ने हफ्की से उन्हें देखा था। मान लो उमर हयात, तुम सारी दुनिया के लिए अच्छा खाना बना सकते हो, लेकिन जब अपने उस जात की बारी आती है, तुम्हारे हाथों का जायका डर जाता है। कई पल बाद वो दोनों लॉन की घास के ऊपर बैठे थे। उमर तिनका तिनका घास को तोड़ रहा था, साथ साथ नफीसा को हसन, हाले और हारून की बातें बता रहा था। वो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। उनका बूढ़ा चेहरा चमक रहा था। उमर ने कॉफ़ी का घूंट लिया, फिर नफीसा को देखा। सच बताएं अम्मा, खाना वाकई बदमज़ा था। आह! ये शेफ़्स की है ना? नफ़ीसा ने मुस्कुराहट दबाई थी, शरारत से उमर को देखा। तुमसे मोहब्बत एक तरफ, लेकिन वो रुकी। उमर के आसी चेहरे को देखा। खाना बहुत बदमज़ा था बेटे। उन्होंने सीरियस अंदाज में कहा तो उमर हँस दिया, फिर अपना सर उनकी गोद में रख लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया अम्मा। वो जवाब में कुछ कह रही थी। उमर नरमी से मुस्कुरा रहा था। मंजर मुकम्मल था। आज मोहल्ले का ये छोटा सा मकान घर लग रहा था। अगले दिन वो नफीसा को सारे मोहल्ले के सामने अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले आया था। लोग ठहर ठहर कर उमर की बड़ी गाड़ी देख रहे थे, उसके ब्रांडेड कपड़े देख रहे थे, उसकी ऊंची उठान देख रहे थे। कुछ की आंखों में सिताइश थी, कुछ की आंखों में इतने सालों में उनसे नारवा सलूक रखने का दुख। वो बिलाहिर अपने बेटे के साथ चली गई थी। उमर हयात के बंगले पे आज रौनक थी। नफीसा के वेलकम के लिए आज सरदार, उसकी बीवी,
लैल, हसन, हारून, हाले सब आए हुए थे। हसन तो आज ही से उनका फेवरेट हो गया था। वो बैठे बैठे उनको ऐसी बातें बता रहा था कि नफीसा से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। उमर उन दोनों को साथ देख देख कर जल भुन रहा था। वो अपने कमरे में आ गया था। शम्स को एक ज़रूरी फाइल ईमेल करनी थी। हाले को उससे कुछ पूछना था। वो भी उसके पीछे गई थी। उमर लैपटॉप ऑन कर रहा था। हाले उसके हक में खड़ी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पे एक तहरीर दर्ज थी। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। वो इस सदर को देखते हुए आगे आई। इससे पहले उमर कोई काम करता, हाले ने उसे रोका। मुझे दिखाओ, ये क्या लिखा है? वो मुताज्जिब सी आगे आई थी। कुछ नहीं है, आपके काम का नहीं है, पहेली है एक। उमर ने बात को हवा में उड़ाया। हाले ने उसके हाथ से लैपटॉप ले लिया। किससे कहा? मुझे इसका मतलब पता है, ये फेरी टेल की पहेली है। मैं इसे समझ सकती हूँ। वो लैपटॉप को लिए गोद में बैठ गई। उमर उसे देखता रहा। इसका क्या मतलब हुआ? हाले ने गर्दन उठाकर उसको देखा, फिर मुस्कुराई। जस्टिफिकेशन। इसका मतलब है जस्टिफिकेशन। मैं समझाती हूँ। देखो, जिस तरह विलेंस से सब लोग नफरत करते हैं ना, उसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको विलेन से नफरत नहीं होती। ये ऐसे लोग होते हैं, इवलिश होते हैं, जो खुद भी बुरे काम करते हैं। उनका हमेशा यही कहना होता है कि विलेन मजबूर था। विलेन के पास कोई और सहारा, कोई आसरा था। ऐसे लोग कभी भी विलेन को गलत नहीं था। हालांकि उनको समझना चाहिए कि विलेन हमेशा अपने शर के आगे घुटने टेक देता है। वो मजबूर नहीं होता। वो मजबूर नहीं होता। उसे जोर दिया। जादू हमेशा से उसकी मंशा रहा होता है। वो आंखों में चमक लिए बता रही थी। उमर पाखोर उसे सुन रहा था। जादू का असल जिंदगी से क्या ताल्लुक? उसे सवाल किया था। जादू का क्या मतलब है उमर? किसी से सच छुपाना, किसी को धोखा देना, किसी का इतबार तोड़ना, किसी के दिल में वक्ती मोहब्बत या नफरत डालना। और ये सब क्या हुआ? वो बोल रही थी। उमर गौर से सुन रहा था। नुकसान। ये नुकसान हुआ उमर। जादू से लोगों का नुकसान होगा, और जानबूझकर किसी का नुकसान सिर्फ विलन करते हैं। और फिर उनको लगता है कि ये तो उनका हक था, मजबूरी थी। उन्हें तो ये सब करने पे मजबूर किया गया था। या फिर वो अपने पसंदीदा बुरे किरदार के बारे में जस्टिफिकेशन देते हैं कि जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। क्या अब तुम समझे इस पहेली का मतलब क्या है? उमर ने समझते हुए सर हिलाया, फिर यकदम उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। कोई अधूरी मुलाकात, कोई अधूरा किस्सा। वो साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर भागा था। उसके जहन में कुछ था। वो गाड़ी में बैठा था। उसका रुख डॉक्टर रूही की क्लिनिक की जानिब था। जहन कहीं अटका हुआ था। वो कोई और मंजर था। सिनेमा घर के अंदर पिछली नशिस्तों में से एक पे वो बैठा था। उसे मिराज यहाँ लाए थे और अब खुद नहीं आए थे। वो किसी अच्छी फिल्म का सोच कर आया था, लेकिन यहाँ तो कोई फेरी टेल चल रही थी। आह, उसे शर्मिंदगी हुई थी। वो डॉक्टर रूही के सामने बैठा था। लैपटॉप पे हाले के सेशन की वीडियो चल रही थी। डॉक्टर रूही उस चीखती चिल्लाती लड़की से कुछ पूछ रही थी। वो बार बार सर को नफे में हिला रही थी, रो रही थी, और बिलाहिर उससे चीखते हुए एक नाम लिया था। उस नाम पे उमर ने अपना दिल रुकता महसूस किया था। वो यहाँ से उठ जाना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। उसके आगे वाले निशिस्त पे दो लड़कियां आकर बैठी थीं। वो फिल्म देख रही थीं, और उमर उनमें से एक की पुष्प पे फैले बाल। अस्पताल में नर्स के सामने बैठा उमर हयात अब भी एक आस लिए हुए था। शायद उससे गलत सुना हो, शायद कुछ था जो ठीक नहीं था, शायद अब भी कुछ बदल जाए। आपसे किसने अस्पताल का इजाज़तनामा और बाकी की सारी चीज़ें मांगी थी? पूरा नाम बताएं। नर्स ने अब के पूरा नाम बताया था, और उमर हयात अफशल था। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने अपनी यहाँ रिकॉर्ड होने वाली 15 अप्रैल की कॉल लिस्ट खोली थी। वहीं उमर हयात ने हालिद सुल्तान का नंबर देखा। उसके कानों में एयरबड्स लगे थे। वो उस दिन आने वाली कॉल को सुने गया। मैं हालिद सुल्तान बात कर रही हूँ। और उमर उसकी आवाज़ लाखों में भी पहचानता था। वो हाले नहीं थी। फिल्म ख़त्म हो चुकी थी। अब वो दोनों लड़कियां आपस में बहस कर रही थीं। देखिए, आप उस चुड़ैल को जस्टिफाई कर रही हैं। उसने शहजादी को किले में कैद किया, उसे उसके खानदान से दूर किया, उसकी ज़िंदगी को एक मजाक बनाकर रख दिया, और आप कहती हैं वो मजबूर थी। दूसरी लड़की ने नरमी से कहना शुरू किया। देखो बच्चे, अगर एक शहजादी के अपने खानदान से दूर रहने पे किसी का हुस्न, किसी की खूबसूरती, किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर दफ़ा शहजादियाँ ही क्यों खुश रहें? या कभी चुड़ैल, बुरी परियां, जादूगरनियाँ खुश नहीं रह सकती? उससे जो कुछ भी किया वो उसकी मजबूरी थी। चुड़ैल ने सही किया।
जादू उसकी मंशा नहीं था, मजबूरी थी। उसकी आखिरी लाइन पहली लड़की नहीं सुन सकी थी। वो साथ वाली सीट पे किसी से बात करने लगी थी, लेकिन उमर ने वाज़ेह तौर पे सुनी थी। वो यहाँ उसकी लोकेशन फॉलो करता हुआ आया था। उससे अपनी नज़रों की सेध में देखा। वो लड़की अपने शौहर के साथ रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में छोटी सी मेज़ के गिर्द बैठी थी। उमर शल सा खड़ा उसको देख रहा था। ज़हन में मुतली आवाज़ें गूंज रही थीं। चीख कर मेहरमा ने बंद किया था पुकारती हुई हाले। मुझे मिसेस सुल्तान ने इस इजाज़तनामे और बाकी की सारी चीज़ों का कहा था, कहती हुई नर्स। मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। ये आवाज़ मेहरमा की थी। और अब उमर के ज़हन के पर्दे पे सिनेमा हॉल का मंजर था। वो जस्टिफिकेशन देती लड़की मेहरमा गयास थी और अकेली लड़ती लड़की हाले सुल्तान थी। रेस्टोरेंट की रोशनियों में उसकी भूरी आंखें किसी शैतान की आंखें लगती थीं। मेहरमा गयास हाले सुल्तान की कहानी की विलन थी। क्या तुम्हें भूरी आंखों से कुछ याद आया? अब हम कुछ वक्त के लिए तुम्हें कहानी में चंद माह पीछे ले जाएंगे। ये ओपन एरिया कैफे था जहाँ मेज़ों के ऊपर छतरीनुमा साया किया गया था। फरवा और मेहरमा एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। फरवा अपने सामने बैठी मेहर से कह रही थी, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे वालदेन की तलाक हसीना भाभी की वजह से हुई थी। मेहरमा उनको गूंज सी देखी गई। फरवा अब भी कह रही थी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नगीन और वहाज तुम्हारे वालदेन ही नहीं हैं, तो वो बेदर पे उसके सर पे धमाके कर रही थी। अब के मेहर की आंखें शौक से फैल गई थीं। चेहरा भी यकीन था। फरवा कहे गई, तुम मेहरमा वहाज नहीं हो, मेहरमा गयास हो। ये राज आज तक मैंने अपने दिल में रखा था, लेकिन आज मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब तुम जान लो कि तुम्हारा बाप वहाज नहीं, मेरा भाई था, गयासुद्दीन। महर के कांटों तो लहू नहीं बदन में। वो सुनती साकी थी। हसीना भाभी ने तुम्हें अपनी बेटी समझा क्योंकि उनकी अपनी यहाँ औलाद नहीं थी। तुम उनका खिलौना थी, और बाद में उनका गिल्ट। तुम मेहरमा, तुम कभी भी उनकी मोहब्बत नहीं बन सकी। अगर तुमसे कोई मोहब्बत करता है तो वो मैं हूँ। वो अपने सीने पे उंगली से दस्तक दे रही थी। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो मैं हूँ। अगर कोई तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ेगा, मर जाएगा या मार देगा, तो वो भी बस मैं ही हूँ। महर चुप रही, कुछ कह ही ना सकी। सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। उसे अपनी सारी जिंदगी छूट लग रही थी। नगीन ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अब हाले तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन रही है। मेहरमा, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। वो आगे को हुई। मेहरमा के साकित हुए हाथ पे अपना हाथ रखा। आंखों में ढेरों फिक्रमंदी और मोहब्बत लिए वो उसे तक रही थी। मेहरमा हाली हाली आंखों से उसे देखे गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ महर, सारी दुनिया से ज़्यादा, सारे इंसानों से ज़्यादा, सारे जहां से ज़्यादा। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं तुम्हारी माँ बाप तुम्हारा खानदान हूँ, और अब मैं तुम्हें सफ़ीर दूंगी, जिस तरह सारी ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ें दी। वो एक मान एक भरोसे से कह रही थी। महरमा अब तक शौक थी। अगले कई लम्हात में फरवा उसे अलिफ से ये तक तमाम कहानी कह चुकी थी, जो उन्होंने नगीन के साथ किया, जो महर की हकीकत थी। महरमा सफ़ेद पड़ते चेहरे और फटते हुए दिल के साथ सब सुने गई। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। वो बदकत उठी थी, अपना पर्स उठाया। फरवा उसको देखते हुए फिक्रमंदी से उसके साथ उठी थी। महर चली गई थी, बगैर कुछ कहे सुने। बस वो चलती गई। कई घंटे बेचैनी से गुजरे। बेकली हद से सवा थी। शौक कम हुआ तो इंतकाम ने सर उठाया था। उस रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन उससे घर आकर करवाई थी। वो बस सफ़ीर को हाले के साथ देखकर दिल मजबूत करना चाहती थी। लेकिन सारा खेल तब बदला था जब रेस्टोरेंट में उमर हयात आया था। महर ने ना जाने क्यों किस ख्याल के तहत उसकी तस्वीर ली थी। वो घर चली आई। उसे वही तस्वीर किसी दूसरे नंबर से फरवा के नंबर पर सेंड की थी। उसे ये क्यों किया वो नहीं जानती थी। जो एक चीज़ वो जानती थी वो ये थी कि मेहरमा मर कर भी सफ़ीर और हाले की शादी नहीं देख सकती थी। बात अगर सफ़ीर की होती तो शायद वो सब्र भी कर जाती, लेकिन यहाँ बात यूसुफ सुल्तान की भी थी। और यहाँ यहाँ आकर मेहरमा के सारे आवाज़ काम करना छोड़ देते थे। अगली रात वो फरवा सुल्तान के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा गैर इंसानी था। वो किसी हारे हुए इंसान की मानिंद थी, बल्कि इंसान नहीं, वो एक खित थी जो भूख के हाथों अपने ही साथी को मारना चाहती थी, उसी का कच्चा गोश्त खा लेना चाहती थी। दरवाज़ा खुला तो फरवा बाहर निकली। महर को यूं खड़े देख उसे ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी। वो जानती थी ये होना है। आप क्या करने वाली हैं?
काफ़ी देर तक फरवा के सामने खड़े रहने के बाद बोली तो उसका लहजा बेतासुर था। फरवा मुस्कुराई थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने सब प्लान कर लिया है महर, सब तय है। मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? वो जरा जरा सी बेचैन थी। महर ने भूरी बेतासर आंखों से उनको देखा। मैं क्यों कुछ कहूँगी, मैं न्यूट्रल रहूँगी आंटी। अगर मेरे बगैर कुछ किए और करे मुझे सफ़ीर और अब्बा मिल जाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आखिर में उसे यकीन दहानी चाहिए थी। फरवा फ़ौरन मुस्कुराई थी। तुम बेफिक्र रहो महर, सिर्फ एक रात की तो बात होगी और उसके अगले दिन हाले घर वापस आ जाएगी। सफ़ीर से तुम्हारा निकाह हो जाएगा और हाले के लिए हारून तो है ही, वो तो उसे हर हाल में कबूल कर लेगा। वो हाले भी गिव अप नहीं करेगा। तुम बस खुश रहो, बाकी सब मैं देख लूँगी मेरी जान। महर उनकी बातों पे बस सर हिलाकर रह गई थी। अगले दिन उसके किसी दोस्त की आदत के लिए जब वो अस्पताल आई, तब उसे वही नर्स सिखाई थी जिससे हाले के सामने उसके शोहर की बात की थी। फिर ना जाने क्यों, किस ख्याल के तहत मेहरमा ने उससे इजाज़तनामा और अस्पताल की इंतज़ामिया से फुटेज निकलवा ली थी। फुटेज में उमर और हाले थे। कुछ वक्त बाद हारून भी था, लेकिन मेहरमा ने खुद को हारून की फुटेज लीड करने का हुक्म देते हुए सुना। उसने इन सब के लिए सफ़ीर के ताल्लुकात इस्तेमाल किए थे, लेकिन कुछ यूं कि सफ़ीर को अंदाज़ा नहीं हो सका वो असल में क्या करना चाह रही है। अगले मंजर में वो हारून को फ़ोन करती नजर आ रही थी। हारून, तुम उस रात उस लड़के को हाले के साथ अस्पताल लाए थे? वो अस्पताल की राहदारियों में चलते हुए पूछ रही थी। आगे से हारून ने शायद बात कवर करनी चाहिए, जब मेहरमा ने उसे सख्ती से टपट दिया था। आज के बाद अगर कभी भी कोई घरवाला भी तुमसे इस बारे में पूछेगा, तो साफ साफ मुकर जाना हारून। वो उसे हिदायत दे रही थी। तुम नहीं जानते, हाले नहीं जानती, ये कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर सफ़ीर को पता लग गया तो वो एक मिनट भी नहीं लगाएगा हाले को छोड़ने में। क्या तुम ऐसा चाहते हो? हारून ने बेख्तियार ना कहा था। महर ने गहरी सांस ली और फ़ोन बंद कर दिया। अगले चंद दिनों में निकाह था। वो दोनों पॉलर में बैठी थी। हाले तैयार थी। ऑफ वाइट जोड़े में मलबूस वो खुद को आईने में देख रही थी, जब मेहरमा ने अपने मोबाइल की दूसरी सिम, जिसका नंबर किसी के पास सेव नहीं था, उससे हाले के मोबाइल पे कॉल की और फिर उसे हारून की कॉल बताया। वो कभी भी तीर नहीं मारा करती थी, वो बस लोगों को निशाने पे ले आया करती थी और वो जख्मी खुद ब खुद हो जाते थे। वो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसे लोगों के दिमागों पे हुकूमत करना और उनके अंदर अपनी बात डालना आता था। लोग उसे जीनियस कहते थे, लेकिन वो इविल जीनियस थी। उसने हाले को दरवाजे से जाते देखा। वो जानती थी बाहर क्या होगा, उसे सब पता था, लेकिन उससे रोका नहीं। एक लम्हे को ज़मीन ने मलामत की थी, लेकिन वो न्यूट्रल थी और वही रही। कुछ वक्त बाद सफ़ीर हाले को लेने आया था, लेकिन हाले नहीं थी। ये वो वक्त था जब मेहरमा का ज़मीर चीख चीख कर कह रहा था, वकार मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी है, इसे रख लो। लेकिन उसके सामने सफ़ीर था, पूरी आंखों वाला खूबसूरत मर्द, और जब बेकारी के आगे भीख रख दो, तब वो हर किस्म के वकार और इज्जत को पीछे छोड़ देता है। अगले मनासिर अब तुमको टूटे बिखरे दिखाई देंगे। वो हॉल में खड़ी थी, रो रही थी। हसीना की आंखें भी बह रही थीं। घर के सारे मर्दों के कंधे झुके हुए थे, आंखें शर्मिंदा थीं। यूसुफ सुल्तान बार बार फरवा को इस तरह देखते थे जैसे उन्होंने सब किया हो। ये वो वक्त था जब मेहरमा ने नई चालें चली। वो फरवा से लड़ी रही थी। वो रोते हुए उनसे कह रही थी कि उसी ने हाले को अगवा करवाया है। जवाब में फरवा भी कुछ सख्त सुना रही थी। सफ़ीर और यूसुफ सुल्तान उनकी बातें सुन रहे थे। महर नॉन गिल्टी प्रूफ हो चुकी थी। अब यहाँ उससे एक गहरी सांस सी थी। सफ़ीर अब भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसे अब भी हाले की वापसी का इंतज़ार था। उसकी आंखों में बेबसी भरी तकलीफ थी। मेहरमा ने चंद सानिए उसको देखा था। कई आवाज़ें थीं जो समात का हिस्सा बन रही थीं, कई रुकावटें थीं जो उसे शैतान बनने से रोक रही थीं। ये लम्हा था जब शर को सर से फेंक कर उतार देना था, जब हसद को पैरों तले रोन देना था। ये वो वक्त था जब जादूगरनी को अपना जादू अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना था। वो मोबाइल गैलरी खोले खड़ी थी। उसकी आंखें सपाट थीं, दिल खाली। उससे चंद वीडियोस और तस्वीर पे क्लिक किया और उनको सफ़ीर के नंबर पे भेज दिया। उसके हाथ एक लम्हे को भी नहीं कांपे थे। उससे अपने शर के आगे घुटने टेक दिए थे। असद सर चढ़ गया था। उसके कंधों पे बैठे फरिश्तों ने बाकायदा हाथ उठाकर उस पर लानत भेजी थी। वो जादू कर चुकी थी और जादू कभी भी मजबूरी नहीं होता। उसे सफ़ीर की आंखों में शौक देखा,
फिर सदमा देखा, वो ठह गया था, लेकिन महर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे सफ़ीर के साथ बिठाया गया, निकाह हुआ, मुबारकबाद मिली। अब्बा ने शफ़क़त वाला हाथ उसके सर पे रखा, फिर उसने देखा कि कुछ शोर हुआ है। सफ़ीर मेराज से कुछ कह रहा है। उससे मेराज को गिरते देखा, उससे सफ़ीर को परेशान होते देखा, आस-पास भगदड़ मचते देखी। मनासिर बदले, रात का अंधेरा छुटा था, वो सुबह का पीला उजाला था। हाली घर आ गई थी, वो सफ़ीर से मार खा रही थी, गालियाँ खा रही थी। मेहरमा ने अपने दिल में तकवीयत उतरती महसूस की थी। हारून उसका साथ छोड़ चुका था, और जब दुनिया हाथ से चली जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता। उसे लगता था वो मजबूर है, लेकिन वो मजबूर हरगिज़ नहीं थी। वो अगले घंटे अस्पताल आई थी, सफ़ीर के पीछे। उसे लगता था सफ़ीर खुद को या फिर मिराज सुल्तान को नुकसान देगा। वो जब आई, उसी वक्त शम्स सुल्तान मिराज सुल्तान के कमरे से निकल रहे थे। उनके चेहरे पे पसीना था, परेशानी थी। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा अंदर कमरे में गए थे। मेहरमा राहदारी के सिरे पे खड़ी सब देख रही थी, और फिर वो अंदर दाखिल हुई थी। कदम मन मन भर के थे, दिल गालियां दे रहा था, कोस रहा था। ज़मीन ने लाख मलामत की थी, लेकिन उससे कदम नहीं रुके थे। वो अंदर आ गई थी। डॉक्टर ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन पैसा बोलता है, और ऐसा बोलता है कि हर एक को खामोश करवा देता है। वो काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही थी, खामोशी से डॉक्टर उसको इलाज करते देखती रही। फिर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा बाहर चले गए थे। जाते वक्त उनकी गर्दन झुकी हुई थी और दिल पे बोझ था। मिराज सुल्तान आरामदेह दवाइयों के सिर असर सो रहे थे। मेहरमा चंद लम्हे उनके सर पे खड़ी उन्हें घूरती रही, देखती रही। फिर उसने आहिस्तगी से कहना शुरू किया, आप आधे मर चुके हैं बाबा। उसकी आवाज़ हल्की और सफाक थी। जिल्लत आपको आधा खा गई है, अब आपको चाहिए कि पूरे मर जाएं। वो इंसान से हैवान बनती जा रही थी, और उसे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। लेकिन आप जंगल के बादशाह हैं। आप वापस आ गए तो गिद्ध एक बार फिर देश निकाला का हुक्म सुनेंगे। एक बार फिर उन्हें मुर्दार खाना पड़ेगा, और अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा। आखिर कब तक गिद्ध बनवास सहे? उसकी आवाज़ में तासुब था। वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा गैर इंसानी था, सफ़ेद और गिद्धों जैसा। मैं आपको यहाँ छोड़ जाऊंगी, और आप वापस आ जाएंगे। आप अकेले वापस आते तो मुझे कोई दुख ना होता। आप हाले को साथ लाएंगे, और उसके होते हुए न अब्बा मेरे, न सफ़ीर मेरा। उसकी आवाज़ में कर्ब शामिल हुआ। मैं मजबूर हूँ बाबा, बेहद मजबूर। आपको जाना होगा यहाँ से, दूर, बेहद दूर, जहाँ एक अच्छी ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। उसने कहते साथ उनके सर के नीचे तकिया खींच कर निकाला था। मेराज बेदम थे, उनकी सांसें बेतरतीब थीं। बीमारी ने उन्हें मार गिराया था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कत्ल नहीं है बाबा। उससे कहते साथ तकिया उनके मुंह पे रखा था। उसी लम्हे मेराज होश में आए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं सके थे। वो नकाहत ज़दा थे, और कुछ कुछ गायब दिमाग भी। महर की आवाज़ें उनके कान में पड़ रही थीं, लेकिन वो उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। मेरा पहला कत्ल हमारे कॉलेज के चपरासी था, जिसने हाले को क्लास से बंद करते देख लिया था मुझे। मैंने बाबा, मैंने उसकी चाय में जहर मिला दिया। उसकी आवाज़, उसका अंदाज मशीनी था। आवाज़ें प्रोसेस होने लगी थी, लेकिन उसी लम्हे महर ने तकिए का जोर बढ़ाया था। महराज बुरी तरह हाथ पैर मारने लगे थे। महरमा जोर बढ़ाते हुए कहती रही, मेरा दूसरा कत्ल वो कॉलेज का प्रोफेसर था, जिसने मुझे हाले को सुसाइड करते हुए देखा था, जिससे मुझे दिन के वक्त हाले सुल्तान के पेपर्स की जगह अपना नाम और हाले के रोल नंबर से अपना लिखा हुआ गलत पेपर ऑफिस में रखते देखा था। तकिए का जोर बढ़ता जा रहा था, सांसें रुकने लगी थी, मसामत दम तोड़ रही थी, लेकिन लफ्ज़ों का सहर खत्म नहीं हो रहा था। प्रोफेसर ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी नहीं की थी, मैंने उनके खाने में गोलियां पीस कर डाल दी थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी बाबा, मैं बहुत मजबूर थी। वो अजीब से लहजे में कह रही थी। तकियों के नीचे पड़े आदमी की मसम्मत खत्म हो गई थी। वो फरिश्ता सिर्फ आदमी अब नहीं रहा था, वो जा चुका था। बहन ने तकिया हटा लिया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेराज को इस तरह साकित देखकर गहरी असलियत में लगती थी। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। मुझे कित बनने पे आप ही लोगों ने मजबूर किया है। आई एम सॉरी। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। उसी लम्हे उससे कदमों की चाप सुनी थी। कोई था जो करीब आ रहा था, और मेहरमा कदमों की चाप पहचानती थी। वो फौरन से दीवार पर लगे पर्दे की ओट में हो गई थी।
दोबारा दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया था। वो सफ़ीर था। सुर्ख आँखों और बुलंद आवाज़ से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उनसे उनकी बेटी का पूछ रहा था। फिर उमर से निकाह करवाने पे घुर्रा रहा था। उसके मुँह से कफ़ निकल रहा था। फिर दफ़ातन वो रुका था। वो आगे गया था। उससे मिराज सुल्तान का साकिन वजूद देखा और फिर उनके दिल के मुकाम पे हाथ रखा था। अगले ही लम्हे वो करंट खाकर दूर हटा था, बल्कि वो फर्श पे बैठ गया था और पूरी तरह खौफजदा था। उसकी आंखें एक जगह जम सी गई थीं। वो साकित था, बेसांस, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे लगा था वो उसकी बातें सुनकर मरे हैं। अगले लम्हात तो वे टूटे बिखरे नजर आएंगे। डॉक्टर्स की टीम सफ़ीर को बाहर निकाल रही थी। वो एक लाश की मानिंद उनके साथ चलता गया था। उस दिन सफ़ीर सुल्तान के गिल्टी होने का सफ़र शुरू हुआ था। मेहरमा बाहर निकल आई थी। उसे झपट कर दोनों नन्हे कैमरे उतारे थे। अब वो उनमें अपनी मर्जी की फुटेज रखने वाली थी। अगले मंजर में वो लॉन में बैठी थी। फरवा हाले के बारे में कुछ कह रही थी और महर बदले में हाले की याद का जिक्र कर रही थी। लेकिन अगर तुम ज़रा झुककर मेज़ पे रख के मोबाइल देखो तो उस पे कॉल चल रही थी और उस कॉल पे हाले सुल्तान का नंबर लिखा था। उससे अगले मंजर में वो यूसुफ सुल्तान के डॉक्टर के सामने बैठी थी। वो उससे कह रहे थे कि अब यूसुफ सुल्तान को खास तवज्जो और खास केयर की ज़रूरत है। उन्हें टेंशन न दी जाए, वरना वो पैरालाइज हो सकते हैं या फिर उन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता है। अगले ही दिन मेहरमा ने जानबूझकर उनके सामने झगड़ा शुरू कर दिया था। उसे वो ऐसे ही चाहिए थे, लाचार, बेबस, हाले से दूर। अगले मंजर में वो सफ़ीर की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाती नजर आ रही थी। वो ज़्यादा पी लेता था तो उसे हाले समझ लेता था। अगर ड्रग्स लेगा तो उससे मोहब्बत की बातें भी करेगा। बस यही तो था उसके जहन में। सफ़ीर की गन लेकर ब्रूनो को मारने वाली भी वो थी। उमर उसे अपना सवाल लगता था। वो हाले और हसन को उसके करीब कैसे देख सकती थी। उसके बाद वो बस हाले को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती रही थी। उमर से हाले की तलाक का उसका सबसे बड़ा मकसद बन गया था। वो सफ़ीर से मार खाए, गालियाँ खाए या फिर वो नशे में धुत होकर ही सही उसे महर की बजाय हाले सुल्तान समझ कर ही नजरे उल्तफात लुटाए। वो उसे हर हाल में कबूल था। उसे लागर, मासूर और बेचारे यूसुफ सुल्तान भी कबूल थे, जो अब उसके मोहताज थे, जिन्हें अब उसकी मोहब्बत नहीं ज़रूरत थी। उसे अपने लोगों को गुलाम बनाकर रखना अच्छा लगता था। वो खिद थी, उसे मुर्दार खाना अच्छा लगता था।